Good morning everyone. So here we are discussing metallurgy part 3 from Lucent GK's chemistry. So let's start. These are my credentials. In our previous lecture we have discussed about the metal and its ores. हमने metals और उसके ores के बारे में डिस्कस किया था. आज हम पढ़ने वाले हैं alloys के बारे में. तो देखिए सबसे पहले alloys होता क्या है? It is an admixture of metals, right? एक या एक से अधिक अगर मेटल एक दूसरे के साथ मिक्सचर बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अलॉय, राइट? कंबाइंड करके हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, वही आपका क्या हो गया? अलॉय हो गया, ठीक है? तो अलॉय में क्या आता है? मेटल, एक या एक से अधिक मेटल, राइट? एक दो या दो से अधिक, राइट? एक का तो कोई मिक्सचर होता नहीं है, ठीक है? तो दो मेटल्स आपस में मिलके या दो से अधिक आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं. उसी एडमिक्सचर को हम बोलते हैं अलॉयज, राइट? तो अब देखिए जो रिजल्टिंग अलॉय बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्योर मेटल से अलग होती है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रास की, ठीक है? तो ब्रास किससे मिलके बना है? दिस इज एन अलॉय एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, राइट? तो जिंक और कॉपर की जो प्योर मेटल की प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज से ब्रास की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होती है, ठीक है? तो हम बेसिकली अलॉय बनाते क्यों हैं? हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें जो मिक्सचर मिलता है वो क्या होता है? हार्डनेस उसकी बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस क्या होती है? प्योर मेटल से ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको बनाते हैं. और बेसिकली जो अलॉयज बनते हैं उनके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स हो गया, आपके जितने भी बेल्स हो गई हैं, यूटेंसिल्स हो गए हैं, वो सभी किससे बनते हैं? अलॉयज के बने होते हैं. तो आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि अलॉय क्या होता है? अलॉय एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक मेटल या फिर नॉन मेटल्स का ये मिक्सचर है, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन अलॉय इज ए मेटेलिक इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट? दो या दो से अधिक हम एलिमेंट को मिक्स करके क्या बनाते हैं? अलॉय बनाते हैं. एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मेटल, राइट? तो उसमें देखिए मेटल तो उसमें जरूरी है, मेटल एक होना जरूरी है, उसके अलावा उसमें नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, राइट? बट एटलीस्ट दे शुड हैव वन सिंगल मेटल, राइट? तो उसके अंदर एक मेटल होना चाहिए. अलॉय की ये प्रॉपर्टी है. और प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि जो अब अलॉय बन गया है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, वो हार्ड हो गया है पहले से, राइट? और उसमें क्या हो गई है? उसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि जो जंग लगती है वो भी उसके अंदर वो रेजिस्टेंट हो गया है, अब उसमें जंग भी नहीं लगेगी, राइट? तो बेसिकली अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड ज्वेलरीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स. अलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर इन मोल्टन स्टेट. देखिए जब मोल्टन यानी कि जब वो अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, तो वो कैसा होता है? होमोजेनस होता है. लेकिन अगर वो अपनी सॉलिड स्टेट में है तो वो दो अवस्था में हो सकता है, यानी कि वो होमोजेनस भी हो सकता है और वो हेट्रोजीनस भी हो सकता है. होमोजेनस का मतलब आपको पता है कि एक जैसा समान मिक्सचर, राइट? हेट्रोजीनस में क्या हो गया? उसकी जो फिजिकल वो जो समानता है वो थोड़ी अलग अलग हो जाता है वो, राइट? नॉट होमोजेनस, यानी कि बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखता, एक समान नहीं दिखता, ठीक है? अब आता है अलॉयज की बात करेंगे. इंपॉर्टेंट अलॉयज में से है ब्रास, जो कि मिलके किससे बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है. और ब्रास के क्या होते हैं? बहुत पुराने जमाने में बर्तन बनाए जाते थे ब्रास के, राइट? तो ब्रास यूटेंसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल, बहुत अच्छे होते थे वो, और उनका जो स्ट्रेंथ होती थी, हार्डनेस होती थी, वो बहुत ज्यादा होती थी. अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज की. ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना है? ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर, टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है? तो कॉपर की जो परसेंटेज होती है, यानी कि कॉपर मैक्सिमम परसेंट 90%, प्लस इसमें क्या है? टिन कितना है? 10% है. और ब्रॉन्ज के क्या बनते हैं? कॉइन्स बनते हैं, बेल्स बनती है और यूटेंसिल्स भी बनते हैं, राइट? और क्या क्या बन सकता है ब्रॉन्ज का? ब्रॉन्ज का जो बेसिकली यूज होता है वो स्कल्पचर्स बनाने में यूज होता है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज होता है इसका, और मेडल्स के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट? तो यहाँ पर ब्रॉन्ज हमारा खत्म हुआ. अब आता है हमारा जर्मन सिल्वर, ठीक है? किस किस से बना है? कॉपर, जिंक एंड निकल. इसमें कितना परसेंट है? कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल इसमें 20%. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, इन सभी में कॉपर क्या है? बहुत ज्यादा है. जैसे रोल्ड गोल्ड में भी आप देख सकते हैं 90% कॉपर का यूज किया गया है, राइट? गन मेटल में भी कॉपर है, यानी कि मोस्ट ऑफ द अलॉयज में कॉपर का यूज होता है, राइट? तो जर्मन सिल्वर की बात करेंगे. जर्मन सिल्वर में क्या क्या है? कॉपर, जिंक एंड निकल है इसमें. और इसका यूज किस लिए होता है? इसका यूज होता है यूटेंसिल्स में, कटलरी में, और ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका हीटिंग कॉइल्स में भी इसका यूज किया जाता है, राइट?
और प्लम्बिंग के जितने भी फिक्सचर्स होते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। अब आता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड की बात करेंगे। रोल्ड गोल्ड का आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराने ज़माने में यहाँ किस लिए यूज़ होता था, ये मेकिंग चीप ऑर्नामेंट्स, राइट। और रोल्ड गोल्ड के अंदर क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, लेकिन रोल्ड गोल्ड लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसके अंदर गोल्ड भी है। गोल्ड कैसे, जो 14 कैरेट गोल्ड होता है उसकी एक पतली सी लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, राइट। अब आता है गन मेटल, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड स्ट्रोंशियम जिंक, राइट। सॉरी, दिस इज टिन, कॉपर, टिन एंड जिंक, राइट। और प्लस पीबी यानी कि लेड इन मेकिंग गन, बैरल, गियर एंड बियरिंग, राइट। तो गन जितनी भी होती हैं वो सब किसकी बनी होती है, गन मेटल की बनी होती है। गन मेटल से ही आपको याद हो जाएगा कि गन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग गन्स, बैरल एंड गियर्स एंड बियरिंग, ठीक है। और किस किस से बना होता है, कॉपर 88% है, टिन 10% है, जिंक 1% है एंड प्लम्बम 1% है, राइट। यहाँ पे आपको याद रखना है जो पीबी होता है उसको प्लम्बम भी बोलते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम प्लम्बम है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है, लेड के नाम से। तो लेड कितना है इसमें, ओनली 1%, राइट। अब आता है डेल्टा मेटल। देखो डेल्टा मेटल आ गया, कॉपर, जिंक एंड फेरम, ठीक है। कॉपर 60% है, 38% जिंक और यहाँ फेरम या आयरन है 2%, राइट। फेरम को ही हम आयरन बोलते हैं, राइट। इन मेकिंग ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन, जितनी भी एरोप्लेन्स की ब्लेड्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए डेल्टा मेटल यूज किया जाता है। एंड इसका यूज, जो डेल्टा मेटल है उसका यूज शिप्स के अंदर भी होता है एंड टॉर्पीडो जो बोट्स होती है उनके अंदर भी इसका यूज होता है, राइट। नाउ कम टू द मुन्स मेटल। मुन्स मेटल इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, 60% कॉपर है, जिंक 40% है और इसका यूज होता है मुन्स मेटल का कॉइन्स बनाने में। इसका नाम कैसे पड़ा मुन्स मेटल? मुन्स मेटल, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज एफ मुन्स करके, उन्होंने पेटेंट लिया था 1832 में और उन्होंने सबसे पहले मुन्स मेटल बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मुन्स मेटल, राइट। और इसका उपयोग मैंने बताया कि कॉइन्स में होता है और क्या यूज कर सकते हैं, इसका मशीन्स जो होती हैं उनके पार्ट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब आता है डच मेटल, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं डेल्टा मेटल की जो कंपोजिशन है वो है कॉपर, जिंक प्लस आयरन, ठीक है। यहाँ पर कॉपर 60% है, ठीक है, जिंक 38% है, आयरन कितना है 2% है, ठीक है। लेकिन मुन्स मेटल, डेल्टा मेटल एंड डच मेटल, ठीक है, सब में जो मेन क्या है, कॉपर है और जिंक भी है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डेल्टा मेटल, मुन्स मेटल एंड डच मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। और डेल्टा में आपको क्या ऐड करना है, थोड़ा सा आयरन, राइट, 2%। डच मेटल की कंपोजिशन 80% कॉपर प्लस जिंक कितना है, 20% है। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए डच मेटल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डच मेटल है कॉपर और जिंक का बना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉपर और जिंक किस में होता है, आपके ये ब्रास के अंदर, ब्रास अलॉय में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। लेकिन जो कॉपर की कंपोजिशन है वो 70 एंड जिंक 30 है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डच मेटल की। डच मेटल में क्या होता है, 80 से 85% तक कॉपर होता है और जिंक इसमें कम होता है, राइट। तो डच मेटल का बेसिकली यूज क्या हो गया, मेटल लीव्स जो बनती हैं इमिटेटिंग जो गोल्ड लीफ की तरह इसको बनाया जाता है और इसकी यूज होता है बेसिकली ऑर्नामेंट्स बनाने में, राइट। मोनियल मेटल होता है कॉपर और निकल का मिक्सचर और इसके अंदर बेसिकली कॉपर कितना है 70%, निकल है 30%। जो मोनियल मेटल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है और इसमें बहुत ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी इसमें जंग नहीं लगती। जो पानी की जितनी भी, जैसे पानी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप के अंदर या मैरीन एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स, ट्रोलिंग वायर, पंप, शाफ्ट, सी वाटर वॉल्स, राइट। जो भी जहाज के अंदर चीज़ें होती है, टैंकर्स होते हैं या हम कह सकते हैं कंटेनर्स होते हैं, वो मोनियल मेटल के बने होते हैं। फ्यूल टैंक्स भी मोनियल मेटल के ही बने होते हैं। और मोनियल मेटल किस में यूज होता है, मोनियल मेटल यूज होता है एयरक्राफ्ट में, राइट। एयरक्राफ्ट की जो बॉडीज होती हैं उसको बनाने के लिए इसका फ्रेमवर्क जो होता है, बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्रेम्स जो होते हैं वो बनाने में इसका यूज होता है। और प्लेन्स में यूज होता है, रॉकेट में इसका यूज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ही रेजिस्टेंट मेटल ये बना है, अलॉय बना है, वो बहुत ही अच्छा मेटल है और ये बहुत ही हार्ड होता है और
ये रेजिस्टेंट होता है, किससे? जंग से भी ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, राइट। अब इसके बाद आता है रोज मेटल, जो कि बिस्मिथ, लेड एंड टिन का कॉम्बिनेशन है। 50% बिस्मिथ, लेड 28% एंड टिन है 22%। अब इसका यूज देख लेते हैं रोज मेटल का। रोज मेटल का यूज होता है आयरन रेलिंग को सिक्योर करने में एज वेल एज मेकिंग ऑटोमेटिक फ्यूज, राइट। अब आता है अनदर वन सोल्डर, जो कि लेड और टिन का मिक्सचर है, 50-50% है, और ये किस लिए यूज होता है? फॉर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है दो मेटल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? सोल्डर, राइट। तो वो क्या हो सकता है? लेड एंड टिन का मिक्सचर है, तो सोल्डर के नाम से इसे जानते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, जॉइनिंग का काम करता है, ठीक है। तो दो मेटल को आपस में जब जोड़ना होगा उसके लिए कौन सा यूज करेंगे आप? अलॉय सोल्डर, राइट। दैट इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। नाउ कम टू द मैग्नीशियम, जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर है। इसमें 95% एल्यूमिनियम है एंड 5% क्या है इसके अंदर? मैग्नीशियम है। और जो फ्रेम होता है एरोप्लेन का वो भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। एरोप्लेन का जो फ्रेम होता है वो थोड़ा लाइट होता है, राइट। लाइट कैसे बनाया जाता है? जैसे कि एल्यूमिनियम है, अगर एज इट इज एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो एल्यूमिनियम थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन अगर इसके साथ मैग्नीशियम मिक्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? मोर वर्केबल हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, प्लस ये लाइटर हो जाता है। और इसका काम और साइंटिफिक, जैसे कि मैग्नीशियम यूज होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी, राइट। और इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एल्यूमिनियम में अगर मैग्नीशियम मिक्स कर दिया जाए। तो इसका यूज किस लिए है? फॉर फ्रेम ऑफ एरोप्लेन, प्लस जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज मैग्नीशियम से ही वो बनाए जाते हैं, राइट। ड्यूरेलियम के अंदर है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, राइट। तो यहाँ पर देखिए 94% एल्यूमिनियम है, 3% कॉपर है, मैग्नीशियम कितना? 2% एंड मैग्नीज है 1%, राइट। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, लाइट वेट अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम है। जैसे यहाँ पर देखिए ओनली मैग्नीशियम में क्या है? मैग्नीशियम है, राइट। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज है, तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बहुत ही लाइटर अलॉय बनाते हैं, और वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है और लाइट वेट भी होता है। इसका यूज़ मोस्टली किस में होता है? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस में इसका यूज़ होता है। यहाँ पर इसको आप हटा सकते हैं, फॉर मेकिंग यूटेंसिल। ड्यूरेलियम इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। आप लिखिए यहाँ पर कि ये एयरक्राफ्ट के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, उसके कंस्ट्रक्शन पे इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आता है टाइप मेटल। टाइप मेटल में क्या क्या होता है? टिन होता है, लेड होता है एंड एंटीमनी, राइट। तो यहाँ पर ये जो यूज हो रहा है बेसिकली लेड, एंटीमनी एंड टिन। 5% लेड है एंड 80% इसमें लेड है, टिन 5% है, एंटीमनी 15% है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है और इसकी प्रपोर्शन को अलग अलग करके डिफरेंट टाइप की क्या बनाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप के टाइप कास्टिंग बनाई जाती है प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, राइट। तो यहाँ पर टाइप मटेरियल से आप याद रखेंगे, टाइपिंग के लिए जो कास्ट होती हैं वो किससे बनाई जाती है? टाइप मेटल से। इसलिए ये लिखा हुआ है कि ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज बेल मेटल। बेल मेटल के अंदर क्या क्या आ गया? कॉपर प्लस टिन है, कॉपर 80%, 20% टिन फॉर कास्टिंग बेल्स एंड स्टैचूज से बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, बहुत ही नोन अलॉय है, सबको पता है। आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कॉपर का बना होता है और इससे क्या बना जाता है? स्टेनलेस स्टील के मार्केट में यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, अभी भी मिलते हैं, राइट। और सर्जिकल कटलरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो भी हॉस्पिटल में कटलरी यूज़ होती है, सर्जिकल कटलरी में किससे बनी होती है? स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, राइट। अब आता है इसके बाद निकल स्टील, निकल स्टील दैट इज मेड अप ऑफ आयरन प्लस निकल, राइट। आयरन कितना है? 94% एंड 5% निकल है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट। जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट होते हैं वो निकल स्टील से बनते हैं और प्लस इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स बनती हैं। और निकल स्टील से क्या बन सकता है? इससे बनते हैं जो बोल्ट्स होते हैं, नट होते हैं, स्क्रूज होते हैं, राइट। टर्बाइंस जो ब्लेड्स होती हैं वो सब इसी से बनती हैं। और जो गैसेस होती हैं, लिक्विफाइड गैसेस के लिए स्टोरेज के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी निकल स्टील के बने होते हैं, राइट।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द अमलगम। अब देखिए अमलगम क्या होता है। अमलगम ऐसा अलॉय होता है जिसके अंदर एक कंपोनेंट क्या होगा, मरकरी होता है, राइट। एक ऐसा मेटल है मरकरी, यानी अमलगम की बात करेंगे दैट मीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मरकरी। मरकरी यहाँ पर जरूर होगा, राइट। तो एन अलॉय विच वन ऑफ द कंपोनेंट मेटल इज मरकरी इज कॉल्ड अमलगम, राइट। तो अमलगम क्या हो गया, मरकरी कंटेनिंग अलॉय, राइट। और इसकी जो अमलगम की किस तरह का हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉफ्ट पेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि मरकरी की जो कंपोजिशन है वो कितनी है उसमें, राइट, उस पर डिपेंड करता है। इन अलॉय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट आर रिटेन्ड बट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो अलॉय होते हैं बेसिकली उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट की वो रहती है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कि उसकी जो सॉलिड हार्डनेस हो गई है या उसकी स्ट्रेंथ हो गई है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि इनमें जंग नहीं लगती। तो अलॉय बनाने का रीज़न यही है कि जो निकल के जो कंपोनेंट आता है, जो मिक्सचर वाला जो अलॉय बनता है वो बहुत अच्छा होता है फॉर प्रिपेयरिंग हार्ड सर्फेसेस लाइक यूटेंसिल्स हो गया, कॉइन्स हो गए, या मेटेलिक स्टैचू हो गए, इन सबको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या अच्छी इंप्रूव हो जाती है आफ्टर अलॉय फॉर्मेशन। अब आता है कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस। अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल, जो उनके यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेरस ऑक्साइड इन ग्रीन ग्लास फॉर्मेशन, यानी कि फेरस ऑक्साइड का यूज किस में होता है, ग्रीन ग्लास के बनाने के लिए यूज होता है। यानी हम कह सकते हैं जो फेरस ऑक्साइड होता है उसका जो पाउडर होता है बेसिकली वो एज ए पिगमेंट काम करता है फॉर ग्लासेस। हम ग्लासेस के अंदर पिगमेंट डाल सकते हैं, ग्रीन कलर का भी हो सकता है ये, और ब्लैक कलर का पाउडर भी हो सकता है फेरस ऑक्साइड, राइट। अब बात करेंगे फेरिक ऑक्साइड की। फेरिक ऑक्साइड का यूज किस किस में होता है, देखो फेरिक ऑक्साइड का यूज होता है पेंट्स के अंदर, कोटिंग्स के अंदर, इंक्स जो आती है मार्केट में उनके अंदर होता है, प्लास्टिक्स जो होते हैं, रबर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर यूज होता है। और जैसे फेरस ऑक्साइड का मैंने यूज बताया कि उसको ग्लास में पिगमेंट के लिए यूज होता है, यानी कि ग्रीन ग्लास में जैसे यूज होता है उसी तरीके से इसका भी यूज होता है पिगमेंट्स के रूप में, राइट। और इसका यूज होता है पॉलिशिंग एजेंट के रूप में, डायमंड्स और प्रेशियस जो मेटल होता है उनकी पॉलिशिंग करने के काम भी आता है, राइट। अब आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो यूज है वो, इसको देखो फेरस सल्फेट का नाम देखो, इसका नाम है मोर सॉल्ट के नाम से ये जाना जाता है। फेरस सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन डाई इंडस्ट्री, यानी जो डाई होती है जहाँ पर वहाँ पर इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके अलावा फेरस सल्फेट का कहाँ यूज होता है, एज ए मेडिसिन भी इसका यूज होता है। जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको फेरस सल्फेट के रूप में आयरन दिया जाता है, राइट। तो ये एक प्रकार की मेडिसिन भी है, ठीक है, फेरस सल्फेट जो हमें आयरन डेफिशिएंसी से बचाता है। अब आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का यूज देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड का यूज क्या होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी कि फेरिक ऑक्साइड एज ए लेबोरेटरी का एक रिएजेंट भी है, और प्लस इन मेकिंग मेडिसिन इससे भी आयरन सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन क्या है, एज एन एंटीसेप्टिक इसे यूज किया जाता है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया और जो भी माइक्रोबियल लोड होता है उसको कम करता है, उनको किल करने में हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है इन मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन। और टिंचर ऑफ आयोडीन को बनाने में भी इसका यूज होता है। आयोडीन आपने पता है, आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है बेसिकली जब चोट वोट लग जाती है कई बार तो हम आयोडीन का सोल्यूशन लगाते हैं क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, राइट। ब्रोमीन का बहुत सारा यूज होता है। ब्रोमीन किस किस में यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स होते हैं डाई करने के काम आती है ये, ठीक है। ब्रोमीन डाई इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन के रूप में इसका फार्मास्यूटिक्स के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, एज वेल एज ये एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह काम भी करता है, ठीक है। तो ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका, देखो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका फेरस ऑक्साइड, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस सल्फेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट जिसको मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, राइट। और इसका किस में यूज होता है, आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन की बात करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस।
मस्टर्ड गैस को बनाने के लिए क्लोरीन का यूज होता है, प्लस एज ए ये ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है। तो पानी को क्लीन करने के लिए जो टैंक्स होते हैं हमारे पानी के, उनके अंदर हम क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, सो दैट ये क्या करते हैं, पानी को साफ करने का काम करता है। क्यों एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है और इसका काम होता है डिसइंफेक्टेंट का, राइट। तो ये ड्रिंकिंग वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली उसको कैसे यूज किया जाता है, आफ्टर ट्रीटिंग क्लोरीन उसमें डाल के उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है पानी को। और आपने देखा होगा स्विमिंग जो पूल होते हैं उनके अंदर भी क्लोरीन डाला जाता है, सो दैट इट कैन मेक इट सेफ, है ना। जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं तो उसमें बहुत बैक्टीरियल लोड ज़्यादा हो जाता है, तो उस बैक्टीरियल लोड को यानी कि डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है वाटर को। एंड पेंट्स में भी इसका यूज होता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में भी मैंने बताया इसका यूज होता है। अब आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किसके लिए यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया की कंपोजिशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। इसमें 3 HCl है, 1 HNO3 है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3। और इसका यूज किस लिए होता है, HCl का डाइज में यूज होता है। और HCl कहाँ होता है, डाइजेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे स्टमक के अंदर, टमी के अंदर क्या होता है, HCl होता है, राइट। और इसका काम क्या होता है, टू किल बैक्टीरियाज, है ना। जितने भी फूड के अंदर माइक्रोबियल लोड होता है उसको खत्म किल करने का काम कौन करता है, HCl करता है। अब इसके बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिएजेंट। ये क्या है, एक लेबोरेटरी का रिएजेंट है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस में इसका यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में इन प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो भी डीजल पेट्रोलियम जो होता है उसको प्योरिफिकेशन किया जाता है। एंड इन लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपने सुना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, राइट। और क्या क्या यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड यूटेंसिल्स यानी कि आप कह सकते हो कि जो मेटल होता है उसको क्लीन करने का काम करता है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं ऑयल के अंदर, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसको साफ किया जाता है। और डाइज में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब आता है हाइड्रोजन सल्फाइड इन क्वालिटेटिव, सॉरी ये हमारा रह गया सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज अ गैस एन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, राइट। एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है। जहाँ पर देखो ब्लीचिंग एजेंट लिखा है तो ब्लीचिंग एजेंट यानी कि ब्लीच के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। प्लस इसका काम क्या होता है, मेन काम इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। और ये फूड प्रिजर्वेटिव, स्पेशली जो ड्राइड फ्रूट होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं उनको एज ए प्रिजर्वेटिव यानी उनको प्रिजर्व करने का काम भी करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल ग्रुप सेपरेशन, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन एज वेल एज सल्फर, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर आप बना सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है, एज ए पेस्टिसाइड भी ये यूज़ किया जाता है। लेदर, डाई इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स में इसका बहुत यूज़ है। अब आता है सल्फर, एंटीसेप्टिक होता है सल्फर, राइट। वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर, गन पाउडर, मेडिसिन। और सल्फर किस में होता है, गार्लिक के अंदर, यानी लहसुन जो होता है उसके अंदर भी सल्फर होता है। इसीलिए हम गार्लिक को बोलते हैं एज ए मेडिसिन, है ना, यूज करते हैं। आयुर्वेद के अंदर गार्लिक को एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। सल्फर किस में होता है, गार्लिक के अंदर होता है। और दिस इज एन एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में इसका यूज होता है। एंड गन पाउडर बनाने में, मेडिसिन बनाने में ऑफ कोर्स सल्फर का यूज किया जाता है। अमोनिया एज अ रिएजेंट इन आइस इंडस्ट्री, अमोनिया आइस इंडस्ट्री में एज ए रिएजेंट का काम करता है। और अमोनिया का क्या यूज हो सकता है, ये डाई में यूज होता है, पेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है। और इसका स्पेशली एक्सप्लोजिव जो होते हैं, उनके जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और वाटर सप्लाईज की प्योरिफिकेशन में भी अमोनिया का यूज़ है। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस एक रेड फास्फोरस होता है एंड एक वाइट फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस जो है रेफ्रिजरेंट इन मैच इंडस्ट्री एटसेट्रा। जो फास्फोरस होता है, जो मैचस्टिक होती है बेसिकली, उसके रेड फास्फोरस जो ऊपर लगा होता है वो क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। तो आपको पता चल गया, जो मैचस्टिक होती है, जो तिली होती है जिसे हम आग जलाते हैं,
वो मैच स्टिक के अंदर वो ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर लगा होता है, वाइट स्टिक के ऊपर ब्लैक ब्लैक जो होता है, वो उसको उसमें हम क्या बोलते हैं कि यूज़ क्या किया जाता है, रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एज ए इग्नाइट एजेंट की तरह काम करता है, इग्नाइट केमिकल की तरह काम करता है। वाइट फॉस्फोरस किस लिए काम आता है, रेड किलिंग के लिए, राइट। रेड किलिंग जो मेडिसिन होती है उसके अंदर वाइट फॉस्फोरस यूज किया जाता है। एंड प्रोड्यूसर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मिलके कौन सी गैस बनाते हैं, प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं इन हीटिंग फर्नांस। एंड चीप फ्यूल है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वाटर गैस की बात करेंगे, देखो प्रोड्यूसर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एज ए फ्यूल यूज किया जाता है एंड वेल्डिंग वर्क में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोल गैस क्या किस लिए यूज़ की जाती है, एज ए फ्यूल एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट आता है नाइट्रस गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज ए गैस, ये गैस है और एज ए लाफिंग गैस की तरह यूज, अगर इसको कोई सूंघ ले और तो मतलब बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है इस गैस के कारण, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है क्वेश्चन, आप याद रखिए, लाफिंग गैस। एंड सर्जरी में भी इसका यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखिए आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2। अब ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद रखना है, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर फॉर्मेशन, सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, जब भी आग लग जाती है तो आग को बुझाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो बहुत जगह पर बिल्डिंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है एज ए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भी आग लगती है तो उस सिलेंडर का यूज़ किया जाता है फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन मोनोऑक्साइड इन फास्जीन गैस, कार्बन ऑक्साइड जो होती है वो फास्जीन गैस के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या यूज़ है, एज ए फ्यूल भी कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ किया जाता है विद, अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिला दें या किसी और गैस के साथ मिलाया जाता है तो इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक हीटिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, हीट करने के लिए एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है बहुत ही डेंजरस कह सकते हो आप, बहुत ही हार्मफुल गैस है फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर हम इसका हमारे अंदर ये चली जाती है तो इसकी जो बेसिकली एफिशिएंसी होती है टू बाइंड हीमोग्लोबिन वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत एफिशिएंटली हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है और सफोकेशन के कारण क्या होती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा घर में प्रोड्यूस हो जाए। कहते हैं ना कि जैसे अगर सिगड़ी होती है, सिगड़ी जलाते हैं लोग सर्दियों में, बंद कर लें अगर पूरे दरवाजे और उसको, तो वहाँ पर क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर सुबह तक डेथ भी हो सकती है इंसान की अगर वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय दी कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो किससे जाके बाइंड कर जाती है, हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाती है और हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। अब इसके बाद आता है ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोड्स में ग्रेफाइट का यूज होता है। डायमंड ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है। ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिलिंग के अंदर यूज होता है। एलम क्या है, एलम सॉल्ट आपने सुना होगा, फिटकरी, राइट। ये क्या है, एलम सॉल्ट जिसे फिटकरी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये है एलम। बेसिकली इसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं और इसका यूज होता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, और लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट इन पेपर इंडस्ट्री, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। डाई करने के लिए भी एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है और वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैंने बताया ना अभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, वैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। अब आता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ होता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोलियम गैसेस और पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम होता है उसको रिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ है बेसिकली इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं उसको किल करने में यूज़ किया जाता है। अब आता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एज ए ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मरकरी की प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि डिसइंफेक्टेंट या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, और एज ए पॉइजन भी ये है, राइट।
ये पॉइजन का काम भी करता है, तो इसको कभी इनहेल नहीं करना चाहिए या इसका कोई ओरल यूज़ नहीं है। इसका सिर्फ ऑइंटमेंट यानी कि ऊपर हम स्किन पे लगा सकते हैं इसको, जब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कट इंजरी होती है या कट लगता है तो इसे एज ए ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मरकरी। देखिए मरकरी किस में यूज़ होता है, सबको पता है मरकरी यूज़ होता है थर्मोमीटर्स के अंदर। थर्मोमीटर के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है इन रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पर मरकरी को देखेंगे तो किस स्टेट में होगा, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। प्लस इसका हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। जब भी थोड़ा सा भी चेंज आता है टेम्परेचर में तो तुरंत मरकरी द्वारा नोट कर लिया जाता है, राइट। मरकरी में बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। स्लाइटेड चेंज इन टेम्परेचर विल लीड टू नोटिसेबल चेंज इन थर्मोमीटर, यानी कि हम थर्मोमीटर में इजीली नोटिस कर पाते हैं मरकरी ऊपर चढ़ जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज होने पे भी तुरंत ये एक्सपैंड होता है, राइट। तो इसीलिए क्या है, ये एक मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए इसको एज ए थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। और अमलगम बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। मैंने बताया था कि जो जितने भी एलॉयज होते हैं उसके अंदर जिसमें भी मरकरी होगा वो क्या हो गया, अमलगम हो गए। अब आता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को वाइट पिगमेंट बोला जाता है। जिंक सल्फाइड का यूज़ पेंट्स में होता है, प्लास्टिक में होता है, रबर में होता है, राइट। तो ये एज ए वाइट पिगमेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। अब जिंक सल्फेट की बात करेंगे, वाइट विट्रियोल। इसका फॉर्मूला देखो, जिंक सल्फेट 7H2O, इसका नाम है वाइट विट्रियोल। तो जिंक सल्फेट इज नोन एज वाइट विट्रियोल और फॉर्मूला आपको याद रखना है। लिथोपीन में इसका यूज होता है। आई ऑइंटमेंट, राइट, जो भी आई का ऑइंटमेंट होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जिंक क्लोराइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट में, जिंक क्लोराइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिंक इन बैटरी, जिंक बैटरी में होता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2, राइट। कैल्शियम साइनाइड एंड एसिटिलीन गैस में इसका यूज किया जाता है बनाने में, राइट। कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है कैल्शियम साइनाइड फॉर्मेशन एंड एसिटिलीन गैस। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैल्शियम कार्बाइड। अब आप देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देख लीजिए, CaOCl2, ऐसे याद रखोगे। ये देखो ये अलग अलग लिखा हुआ है ना, OCl देन Cl, इसे याद रखिए CaCl2, ठीक है। दो इसमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन 1 है एंड कैल्शियम 1 है, राइट। और ये एज ए इंसेक्टिसाइड ब्लीचिंग एक्शन है इसका। ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है। और इंसेक्टिसाइडल यानी कि इसकी प्रॉपर्टी होती है टू किल इंसेक्ट, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर देखो दो अगर CaSO4 है, पहले हमने पढ़ा है ये ओर्स के अंदर हमने पढ़ा है, राइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है स्टैचू बनाने में और सर्जरी में भी। जो बोलते हैं ना कि जब हड्डी टूट जाती है, बोन टूट जाती है तो हम क्या लगवाते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी का बना होता है, राइट। प्लास्टर जो हमें लगता है ना हाथ में, जब कभी कभी बोन क्रैक हो जाती है या पैर में बोन क्रैकिंग हो जाती है या फ्रैक्चर आ जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमें हॉस्पिटल में लगाया जाता है वो यही प्लास्टर होता है, जो कि बना होता है किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, राइट। और इसके स्टैचूज भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैल्शियम सल्फेट सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम और टूथपेस्ट के लिए इसका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेसिकली किसके अंदर होता है, लाइम के अंदर होता है और टूथपेस्ट के अंदर होता है। कॉपर सल्फेट इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। देखो जहाँ पर इंसेक्टिसाइड लिखा है दैट मीन इट किल्स इंसेक्ट, राइट। और इलेक्ट्रिक सेल्स जो छोटी छोटी बैटरी सेल्स आती है उसमें कॉपर सल्फेट का भी यूज़ किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लू ग्रीन ग्लास प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। कॉपर ऑक्साइड का यूज़ है पेट्रोलियम को प्योरीफाई करने में यूज़ किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड रेड ग्लास पेस्टिसाइड। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर के लिए यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उसके अंदर आप कभी खोल के देखना कॉपर की वायर होती है उसमें। सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे, सोडियम नाइट्रेट एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। सोडियम सल्फेट मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है, चीप ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं इसकी। सोडियम कार्बोनेट एज अ वॉशिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, देखो NaHCO3 कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसी को आप बोलोगे खाने वाला, सॉरी बेकिंग सोडा जो है वही क्या है, खाने वाला सोडा। और इसका केमिकल नाम आप याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानता है NaHCO3, ठीक है।
और बेकरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे घर में भी जब हम भटूरे बनाते हैं तो आपको सबको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, आपकी मम्मी डालती होगी बेकिंग सोडा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी, यानी कि आग बुझाने का काम भी करता है। अब दूसरा आता है एक सोडियम कार्बोनेट, ये होता है वॉशिंग सोडा, राइट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला, यानी वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के काम आता है। ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, जैसे जो कलर, बालों को जो कलर करने के लिए आजकल मार्केट में कलर आता है, उसके साथ क्या आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दिया जाता है। वो क्या है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यानी रंग उड़ाने का काम करता है और कलरिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट एंड इंसेक्टिसाइडल इसकी प्रॉपर्टी होती है। हैवी वाटर D2O के नाम से आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो एक तो होता है वाटर, H2O जिसे बोलते हैं। हैवी वाटर की जहाँ पर बात आ जाएगी वहाँ आ जाएगा D2O, राइट। तो ये कहाँ पे हो गया, जितनी भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती है, रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर एटॉमिक और ये सारी रिएक्शन चलती रहती है, वहाँ पर हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, D2O। लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल है, तो ये याद रखना, जो रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा होता है वो किसका बना होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।